Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be safe and sound inside your home with the blessings of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Today is the 9th of April 2021 and it's class 11th arts subject political science. Being as in charge teacher, we are on the very first unit of political science, that is the making of the Indian Constitution or the making of the Constitution. Before this, we have discussed some important topics as well. So for today's topic is concerned, we are going to discuss about some important facts of the Indian Constitution so that we can understand fully about the Indian Constitution. Before discussing the Indian Constitution in general, we will first of all have a keen look towards the important facts of the Indian Constitution. The first very point, we will try to understand the Constitution. Dear students, Constitution को हम उर्दू में आइन बोलते हैं. और ये आइन क्या होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज़ रन. आइन एक ऐसी चीज़ होती है, ये कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जिससे हम एक मुल्क का जो एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम होता है, मुल्क का जो करता धरता होता है, इससे इस चीज़ को चलाया जाता है या इसको चलाते हैं. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स स्टेट आ गए. स्टेट का मतलब यहाँ पर है कंट्री, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कंट्री को स्टेट ही बोलते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम आइन बोलते हैं, आइन एक ऐसी चीज़ होते हैं जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड ऑन द बेस ऑफ दीज रूल्स, रेगुलेशंस एंड द प्रिंसिपल्स अ कंट्री और अ स्टेट इज गवर्नर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक आफ्टर, यानी देखभाल करना. इसमें सब लोग आते हैं और इन लोगों की देखभाल करना, उनका टेक केयर करना, उनके डिमांड्स को फुलफिल करना, इनके राइट्स को वायलेट ना होने देना. सेकंड पॉइंट इज फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो December 9, 1946. द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली took place on December 9, 1946. Then next point is objective resolution. What was objective resolution? This was basically some written kind of points which were highlighted by the Pandit Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. अब हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती? इट वाज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान. जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, जिसकी गाइडेंस ब्रिटिश से आई थी, क्योंकि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश डोमिनेंस दैट टाइम, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया. तो एक प्लान वहाँ से आया था दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसकी बिना पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस को मंजूरी दी गई थी अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वजूद में आ गई थी नवंबर 1946 में बन गई थी. और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स. जो टोटल मेंबर्स इसमें सामने आ गए थे, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बिकॉज दीज पीपल वर हैविंग ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट ऑन दोज डेज. इफ़ वी आर टॉकिंग, अगर हम उन दिनों की बात करेंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी. जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि ये वो लोग थे जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में, या मुल्क की हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ तक कि अपना खून तक बहाया, सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ दी. तो इसलिए उन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, इसलिए उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था. नॉट दे वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज जस्ट लाइक देयर राइट टू वोट. नहीं, क्योंकि उन लोगों को ऐसे ही मंजूरी मिली थी क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी उस टाइम. तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो थे 389 मेंबर्स. अब इन 380 मेंबर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया था? आउट ऑफ 389 मेंबर्स 292 वेयर अंडर द ब्रिटिश रूल. दीज 292 मेंबर्स जो थे दे वर अंडर द ब्रिटिश रूल. 93 वेयर अंडर द प्रिंस स्टेट्स और द इंडियन स्टेट्स वी कैन से, जिन पे महाराजाज वो हुकूमत कर रहे थे. जैसे हम जहाँ जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर वाज अंडर द डोगरा रूल, तो यहाँ पर महाराजा हरी सिंह, गुलाब सिंह वक्त वक्त पे उन्होंने हुकूमत की. तो इस तरह से ये प्रिंसली स्टेट्स थे.
यानी कुछ पर जो थे ब्रिटिश वाइस रॉयज चला रहे थे, और कुछ ऐसे स्टेट्स थे, कुछ ऐसे प्रिंस थे जिन पे महाराजाज हुकूमत कर रहे थे, जिनका लुक आफ्टर महाराजाज करते थे। और इनमें 4 बच गए थे जिनको हम बोलते हैं जो 4 सीट्स बाकी थी, दे वर अंडर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमने समझना है कि व्हाट वर द 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अजमेर, जिसको जो अजमेर शरीफ है, वेरी फेमस प्लेस है, हैविंग ए पायस पिलग्रिमेज देयर, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी इज देयर। तो अजमेर मीरवाड़ा था एक्चुअली, तो विच इज़ बेसिकली प्रेजेंटली इन राजस्थान, एक ये थी। और दूसरा था इसमें अंडमान निकोबार, और तीसरा था आसाम, विच इज़ ऑल्सो समटाइम्स नोन एज द 7 सिस्टर्स। और इसके साथ साथ जो इन 4 कमिश्नर प्रोविंसेस में आते थे, वो आसाम के साथ साथ 7 सिस्टर्स और सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज जैसे हम कहते हैं बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश जो है ये अगर हम बांग्लादेश को देखेंगे तो ये ईस्ट में आएगा, लेकिन जो जो कंट्रीज़ बांग्लादेश की है, जो जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है बांग्लादेश, वो वेस्ट में आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, क्योंकि बंगाल के वेस्ट में आते हैं, दिस इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल। तो ये भी आता था, और बलूचिस्तान आता था जो इस वक्त पंजाब में है, सॉरी पाकिस्तान में है। यानी ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, एक अजमेर यानी मेवाड़ा राजस्थान, अंडमान निकोबार, तीसरा आसाम इंक्लूडिंग 7 सिस्टर्स एंड सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश, एंड फोर्थ वन जो बलूचिस्तान था जो आज पाकिस्तान के अंडर है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर डिफरेंट कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो इसमें डिफरेंट 8 मेजर कमिटीज थी, 8 बड़ी बड़ी कमिटीज थी, एंड दोज हु वर लुकिंग आफ्टर ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिनके डिफरेंट मुद्दा और मकसद थे जो इन पर काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वर हेल्ड इन जुलाई। जब इलेक्शंस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की तो 1946 में हुई थी। आउट ऑफ 210 जनरल सीट्स जो थी, इसमें कांग्रेस जो है उन्होंने 199 सीट्स ली थी, और जो रिमेनिंग 11 सीट्स इसमें रही थी दे वर कैप्चर्ड बाय द अदर पार्टीज। एंड जहां तक बात है मुस्लिम सीट्स की, जो मुस्लिम्स का कोटा अलग था, 78 मुस्लिम सीट्स में द लीग जो थी 173। तो ये बात हमें याद रखना है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको हम बोलते हैं बैग ऑफ बोरोइंग इन द सेंस कि बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस, मोस्ट ऑफ इट्स आइडियाज वेयर gathered or conceived from the western constituencies like that of Irish constitution, British constitution, Australian constitution, Canadian constitution, Swiss constitution, and constitution of India जो है it is the most lengthy written constitution of the world, which consists of 1,17,369 वर्ड्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें 470 आर्टिकल्स हैं आज। इसके 22 पार्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स। और ये भी हमको पता है कि इसमें शेड्यूल्स जो है, शेड्यूल्स वो 12 हैं। और जहाँ तक अमेंडमेंट्स की बात करेंगे तो अमेंडमेंट्स भी 104 प्लस ही होंगे। जो 104th अमेंडमेंट हुआ था, लास्ट अमेंडमेंट, इट टुक प्लेस ऑन द 25th ऑफ जनवरी 2020 में हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉरी जो टाइम टेकन इसमें लगा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में, वो इसमें 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। और डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नीदर टाइप्ड नॉर इट वाज प्रिंटेड, बट इट वाज रिटन बाय हैंड। जिस शख्सियत ने इसको लिखा वो थे प्रेम बिहारी राम नारायण रायजादा। इट टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है वो इस वक्त दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है, वहाँ पर एक हीलियम के बॉक्स में संभाल के रखी हुई है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल सेशंस चले वो थे 11 टोटल सेशंस, SESSION सेशंस, वो 11 चले। तो आई होप इट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह tomorrow we will make it complete. After that we will discuss our syllabus wise topics. Thank you. Have a nice day.